हेलो प्यारे बच्चों, इम्प्रिंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को और उससे रिलेटेड फार्मूलाज को। तो थोड़ा सा पिछली क्लास को रिकैप करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट को और मोल्स के फार्मूला को। हमने देखा था कि 1 मोल जो होता है वो हमारा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है, ठीक है। और मोल्स के फार्मूले में हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो फार्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। और भी दो फार्मूले हैं हमने देखे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, वेपर डेंसिटी को एंड स्टोइकियोमेट्रिक मैनेजमेंट को, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं सबसे पहले हमारा एवोगैड्रोस लॉ। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? एवोगैड्रोस लॉ जो है एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि पिछले क्लास में हमने मोल्स के बारे में पढ़ा। तो मोल्स के बारे में पढ़ लिया, अब ये जो लॉ है इसको पढ़ना हमारा आसान हो जाएगा। ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature and pressure, equal volumes of all gases contains equal number of moles, equal number of moles। देखिए ये जो हमारा लॉ है क्या बोलता है कि अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यू को कांस्टेंट ले लें तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे नंबर ऑफ मोल्स के। हम लोग बोल सकते हैं कि जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं, तो हमारा V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। यही हमारा एवोगैड्रोस लॉ बोलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम V के वैल्यू को इंक्रीज करें, यानी कि वॉल्यूम के वैल्यू को इंक्रीज करें, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह का, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इतना बड़ा कंटेनर है, इस पे क्या है, हमने कुछ गैसेस ली हुई हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैसेस लिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस लिया हमने H2 गैस, और इसका वॉल्यूम जो है हमने रखा V1, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मतलब कितने अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है गैस, ये हमारा V1 वॉल्यूम हो गया, और N1 हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग एवोगैड्रोस लॉ लगाते हैं, ठीक है, P और T जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम एवोगैड्रोस लॉ लगाते हैं, क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ जो है हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर के कांस्टेंट वैल्यू पे ही वर्क करता है। तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम कितना है, V1 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। ठीक है, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू N1 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे K। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं V1 इक्वल टू KN1, और यहाँ से अगर हम K का वैल्यू निकालें तो V1 by N1 शुड बी इक्वल टू K, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहां तक नोट कीजिए, यहां तक कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, इसको जल्दी से नोट कीजिए। इसी तरह से हम और एक एक्सपेरिमेंट लेंगे और एक गैस लेंगे,
ठीक है, ये हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया होगा अभी तक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, सेकंड एक दूसरा कंटेनर हम लेते हैं। ठीक है, पहला जो इक्वेशन है उसको याद रखिएगा, पहला इक्वेशन हमारा आया v1 by n1 इज इक्वल टू k, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और कंटेनर ले रहे हैं इसी तरह का, हमारे पास फिर से क्या है, इस बार भी हमने हाइड्रोजन गैस को ही लिया है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, वॉल्यूम को चेंज किया है। वॉल्यूम का जो वैल्यू है इस बार हमने v2 लिया है, v2 लिया है और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो n2 है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर हमारा वही सेम है, कांस्टेंट। तो इस केस में अगर हम फिर से एवोगाड्रो लॉ लगाएं तो यहाँ पर हमारा v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 होगा, और यहाँ से अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाता हूँ तो हमारे कांस्टेंट वैल्यू आएगा v2 इज इक्वल टू k n2, और यहाँ से अगर मैं k का वैल्यू निकालूं तो v2 by n2 शुड बी इक्वल टू k, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। यहाँ तक नोट कीजिए, कोई परेशानी कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ तक देखिए, अगर नोट हो गया हो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक तो हमारा इक्वेशन 1 और एक हमारा इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को ध्यान दिया जाए तो ये भी हमारा k का वैल्यू है और इक्वेशन 2 भी हमारा k के वैल्यू को ही बता रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, अगर इनके आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी आपस में इक्वल ही होंगे। तो इनके एलएचएस को इक्वल करके हम लोग लिख सकते हैं v1 by n1 शुड बी इक्वल टू v2 by n2, और ये जो एक्सप्रेशन आया यही हमारा एवोगाड्रोस लॉ का एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन को नोट कीजिए, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और याद रखिए ये जो कंडीशन है ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर के लिए आया है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट ही रखना होगा, तभी हमारा एवोगाड्रोस लॉ जो है वर्क करेगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, यहां तक कोई भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी के बारे में। अब वेपर डेंसिटी की चिड़िया का नाम देखते हैं आगे। देखिए वेपर डेंसिटी का क्या मतलब, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी को हम लोग VD लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी को समझने से पहले हम थोड़े से डेंसिटी के बारे में जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो अगर हम लोग डेंसिटी के बारे में देखें तो डेंसिटी क्या हमारा ज्यादा कुछ नहीं है, ये हमारा मास बाय वॉल्यूम का रेशियो है। मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ये चीज आप लोगों को पहले से भी पता होगी, और अगर नहीं पता है तो अभी मैंने बता दिया, इसको जल्दी से नोट कीजिए। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये हम लोग केजी में लेंगे और ये हम लोग मीटर क्यूब में लेंगे, यानी कि अगर डेंसिटी का यूनिट मैं पूछूं तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, या तो इसको मैं केजी पर मीटर क्यूब लिख सकता हूं, या तो अगर मैं मास को ग्राम में लूं, अगर मैं मास को ग्राम में लेता हूं, केजी जो है उसको मैं ग्राम में चेंज, और वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूं तो डेंसिटी का यूनिट मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये दोनों हो गए डेंसिटी के यूनिट के वैल्यू। अब देखिए डेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, एक हमारा आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है रिलेटिव मास के बारे में, मतलब एक का मास दूसरे के कंपेयर, इसी तरह हम लोग निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर मैं यहां से लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हम लोग निकाल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी शुड बी इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बी। मतलब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं ए का विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा डेंसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ
बी। ये हमने पहले भी देखा था जब हम लोग रिलेटिव मास निकाल रहे थे, ठीक है, एकदम सेम फॉर्मूला है, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब रिलेटिव डेंसिटी के बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी को। देखिए स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक डेंसिटी जो है एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी नहीं होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी एक तरह का रिलेटिव डेंसिटी ही होता है। जैसे हमने रिलेटिव डेंसिटी में निकाला a का विद रिस्पेक्ट टू b, इसी तरह स्पेसिफिक डेंसिटी में क्या होता है, हम लोग डेंसिटी निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का जो डेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहां मैं लिखूंगा density of substance with respect of water, यानी कि density of water, इसी को क्या बोलूंगा मैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। इसको जल्दी से नोट कीजिए। और ये स्पेसिफिक डेंसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी जो है वो गैसेस के लिए वर्क करता है। वेपर डेंसिटी जो है वो गैसेस के लिए वर्क करता है। अब गैसेस के लिए वर्क करता है तो गैस के वेपर डेंसिटी का फार्मूला हम निकालेंगे, और वेपर डेंसिटी के लिए हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक नोट हो क्या होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वेपर डेंसिटी। तो अब वेपर डेंसिटी को पढ़ते हैं। वेपर डेंसिटी में मैं क्या लेता हूं, डेंसिटी ऑफ अ गैस। देखिए रिलेटिव डेंसिटी के जैसा ही हमारा वेपर डेंसिटी भी है। यहां पे मैं क्या लूंगा, डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to हाइड्रोजन गैस। क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी भी गैस के डेंसिटी को ले रहे हैं और कंपेयर किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी। तो क्या देखने में ये रिलेटिव डेंसिटी जैसा नहीं लग रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गैस के डेंसिटी को दूसरे गैस के डेंसिटी से कंपेयर कर रहे हैं। किसके लिए, यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो अगर वेपर डेंसिटी मैं लिखूं, वेपर डेंसिटी, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस, जिस भी गैस का हमको डेंसिटी निकालना है, जिस भी गैस का हमको वेपर डेंसिटी निकालना है उसका नॉर्मल डेंसिटी या फिर एक्चुअल डेंसिटी जो है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। इसको जल्दी से नोट कीजिए और इस फॉर्मूला को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस फॉर्मूला को। यहां तक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब देखिए अगर मैं यहां ध्यान दूं तो डेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। तो मैं आगे वही करने वाला हूं, इसको मास बाय वॉल्यूम के टर्म में। हमने वेपर डेंसिटी देख लिया। वेपर डेंसिटी क्या देखा, वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। अगर मैं इस डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम के टर्म में लिखूं तो मास बाय वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, मास या मॉलिक्यूलर मास में लिखता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। ये हमारा डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम। और ये जो दूसरा गैस है हमारा हाइड्रोजन गैस, इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो डिवाइडेड फॉर्म है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा, कुछ इस तरीका से। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का आएगा एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा और जो एवोगैड्रो नंबर पढ़ा उसका यूज होने वाला है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक
समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए। अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, हमने ये जो वेपर डेंसिटी निकाला, ठीक है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू, हमारा क्या है अभी तक का जो कैलकुलेशन है वेपर डेंसिटी का, ये क्या बता रहा है? वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ H2। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेपर डेंसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग वेपर डेंसिटी जो कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा एसटीपी कंडीशन पर निकाला जाता है। एसटीपी कंडीशन पर निकाला जाता है। अब एसटीपी के बारे में कौन बताएगा? तुम में से कोई बताओ एसटीपी क्या होता है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एसटीपी के बारे में। क्या होता है फुल फॉर्म एसटीपी का? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। और इस कंडीशन पे हमारा टेम्परेचर रहता है 273 केल्विन, 273 केल्विन, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। प्रेशर हमारा रहता है 1 atm। तो इस केस में हमारा वॉल्यूम जो है गैस का, ये आता है 1 मोल के लिए। 1 मोल अगर हमारे पास है तो ये आता है 22.4 लीटर। ये चीज में यानी कि वॉल्यूम जो होगा गैस का कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। और हाइड्रोजन क्या है? ये भी एक गैस है, तो इसका भी कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 22.4 लीटर। तो अब वेपर डेंसिटी क्या होगा? वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और यहाँ पे भी 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 22.4 लीटर और ये 22.4 लीटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर वेपर डेंसिटी क्या निकल के आएगा? वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं अब पूछूं, क्या पूछूं? हाइड्रोजन जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कितना होता है? 2 होता है। एक हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। तो 2 हाइड्रोजन है, कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो लिख सकता हूँ वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना आसान था। हम लोग वेपर डेंसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो गैस का, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो ये मैं निकाल सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। अगर मैं वेपर डेंसिटी के वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें गैस का मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर गैस का वेपर डेंसिटी हमारा है कुछ भी वैल्यू, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी मैं निकाल सकता हूं बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। If the mixture of SO2 and CO2 have the vapor density of 28.3, then find the molecular mass. Find the molecular mass. क्या निकालना है हमारे पास? मिक्सचर दिया हुआ है। किसका किसका मिक्सचर दिया हुआ है? SO2 गैस का और CO2 गैस का। और इनका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, दिया क्या हुआ है? वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो अभी अभी हमने फार्मूला देखा। क्या देखा फार्मूला? हमने देखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस क्या होता है? वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वेपर डेंसिटी कितना है? 28.3।
इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ खुद से निकाल सकते हैं, 2 × 3 6 हो जाएगा, पॉइंट रहेगा, और 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, 6 रहेगा, हाथ में बचा 1 4 और 1 5 56.6। ये हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम में आ जाएगा। अगर हमारे यहाँ ग्राम दिया हुआ है, इसका ग्राम पर मोल दिया हुआ, तो ये भी हमारा ग्राम में आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास जो है हमारा इस तरह से गैस का निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान मेथड है, इसका हेल्प करके हम लोग निकाल सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं। चलिए यहाँ तक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मतलब है, मैं निकालता हूं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मतलब है, परसेंटेज कंपोजिशन का ये मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कोई भी एटम कितने अमाउंट में प्रेजेंट है बाय मास। तो अगर मैं निकालना चाहूं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो ये कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। अब मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूला को समझाता हूं। देखिए, किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे एटम होंगे, किसी भी एक एटम का या एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन में निकालना चाहूं तो उसके लिए मुझे उस एटम के नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा एटॉमिक मास से और डिवाइड करना होगा टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है उससे, और परसेंट में निकालने के लिए 100 में मल्टीप्लाई करना होगा। इस फार्मूला को जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन को करके देखेंगे और इस पर्टिकुलर फार्मूला को समझेंगे। ठीक है, हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इस पर्टिकुलर फार्मूला को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहूँ तो हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज का फार्मूला, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट या ईच एटम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सभी का क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन में निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन जरा देखिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ग्लूकोज का क्या होता है। तो कोई बताएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, C6H12O। ये हमारा परसेंटेज निकालने के काम आएगा। ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया किसका, ग्लूकोज का। तो हमने फार्मूला में क्या देखा था, फार्मूला को मैं अगर यहाँ लिखूं तो मास परसेंटेज के फार्मूला को मैंने देखा था कि एटम के नंबर को लिखना है सबसे पहले, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। परसेंटेज के लिए 100 निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्लूकोज में हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो कोई भी एलिमेंट का अगर मैं मास परसेंटेज निकालूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मास को निकालना ही पड़ेगा।
तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलर मास निकालता हूँ। तो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं निकालूं, मॉलिक्यूलर मास निकालूं किसका, C6H12O6 का। अब मुझे बताइए कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर एटॉमिक मास है कार्बन का, वो कितना होता है। मैंने पिछले क्लास में इसे लिखवाया भी था। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना हमने पिछले क्लास में ही सीखा था। 6 इंटू 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। एक हाइड्रोजन का मास 1, 12 इंटू 1, 6 हमारे पास ऑक्सीजन है टोटल, और एक ऑक्सीजन का 16। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो कितना लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 12 कितना हो जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। 72 प्लस कितना होगा 12, और 16 इंटू 6 कितना होगा 96। इन सबको अगर मैं ऐड करूं तो ये आएगा 180 यू। अब कहाँ ए एंड यू यूज करना है, कहाँ यू यूज करना है, ये भी पिछले क्लास में हमने देखा। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज हमारा आ गया 180 यू। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है कार्बन का, कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है ग्लूकोज में, तो कैसे निकालूंगा, इसको जल्दी से नोट कीजिए पहले, फिर हम लोग आगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला है, आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, पिछले क्लास में हमने सीखा भी था। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया, कितना हुआ, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज निकाल दें, बाय मास कितना प्रेजेंट। तो अगर मैंने तो नंबर ऑफ एटम, मतलब कार्बन का निकालना है, तो कार्बन कितना प्रेजेंट है ग्लूकोज में, कितने एटम प्रेजेंट है कार्बन के, 6 प्रेजेंट है। तो मैं लिखूंगा 6, और एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, मैं लिखूंगा यहाँ 12, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, पूरे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना 180। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा, इसको 180 लिखूंगा, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। और यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से 2 टाइम्स में, ये यहाँ से 3 टाइम्स में, और ये यहाँ से 2 टाइम्स, यानी कि ये आएगा 40%। यानी कि ग्लूकोज में 40% जो है वो कार्बन प्रेजेंट रहता है बाय मास। ठीक है, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैसे निकलेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, जल्दी से निकाल के बताइए, क्या फॉर्मूला लगेगा, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं 12, एक हाइड्रोजन का मास 1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये सारे क्वेश्चन जो हैं अगर ध्यान से किया जाए तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 0 0 कैंसिल, ये हमारा 2 टाइम्स में 6 है, और ये 3 टाइम्स में। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा 20/3। अब ये जो है आप उसको परसेंटेज में सॉल्व करके बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो जल्दी से आप सॉल्व कीजिए, इसको डिवाइड करना है, तो अगर 3 से करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 बार में 12, 18 आ गया हमारा, और फिर 2 फिर 20, यानी 6.67% आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, इतना हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज को निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन अगर निकालना है मुझे, तो इसके दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हो सकते हैं, पहला तो ये तरीका हो सकता है कि ग्लूकोज में हमारा कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इन तीनों के अलावा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर कार्बन का मैंने निकाल लिया है, हाइड्रोजन का निकाल लिया है, तो ऑक्सीजन का निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 से टोटल को माइनस कर देना होगा। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। क्या निकालेंगे, 40%, 100% में से 40% को माइनस कर देंगे, और 6.67% को माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 53 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए आप अगर सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि ये अगर इसको मैं मानूं तो यहाँ से 46 ये हो जाएगा, तो यहाँ 53 पॉइंट समथिंग आएगा, आप इसको माइनस करके देख सकते हैं, आई थिंक 53.33 आएगा। ठीक है, और एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है जैसे हमने इनको निकाला, जैसे इनको निकाला उस तरह से भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या निकलेगा,
नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे 6, टोटल हमारे पास एटॉमिक मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय 180 इनटू 100। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा 9 टाइम्स में, ये हमारा 8 टाइम्स में, उसे कैंसिल कर दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं मैं नीचे की तरफ ताकि हमारा देखने में आसान हो। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2 इंटू 8 आ गया हमारा 16, 60 इंटू 10 160 बाय, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा हमारा 53.33। तो इस तरह से हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में निकाल लिया। तो हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीखा और हमारा फॉर्मूला क्या था मास परसेंटेज निकालने का, एटम कितने हैं वो पता होने चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए एंड मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमने ये चीज सीखा, इसको जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करना होगा ताकि हमारा कैलकुलेशन भी अच्छा हो। जहां आप नहीं पता कर पाइए वहां मैं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टर्म है उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या सीखा आज की क्लास में, हमने वेपर डेंसिटी देखा, एवोगैड्रोस लॉ देखा और अभी अभी परसेंटेज कंपोजिशन को भी देख लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, दो तरह के फार्मूले हैं, एक है एम्पिरिकल फार्मूला और एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए जरा, अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच देखता हूं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड, सिंपलेस्ट फार्मूला फॉर एनी कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला फॉर एनी कंपाउंड, एनी कंपाउंड which is represented in simple whole number ratio, simple whole number ratio। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी भी फार्मूला का जिसमें हम लोग उसमें प्रेजेंट किसी भी एटम को, यानी कि मान लीजिए ग्लूकोज है तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उनके सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में रिप्रेजेंट कर। जबकि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द एक्चुअल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला is the actual formula which represent the whole formula of the compound। ये क्या बताता है, किसी भी कंपाउंड का जो रियल फार्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर कोई दूसरा एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो कौन बताता है, एक्चुअल वैल्यू कौन बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन उसका सिंपलेस्ट रेशियो कौन बताता है, एम्पिरिकल फार्मूला। अब इन दोनों के बीच के फार्मूलास को देखेंगे, इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखेंगे, इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल से बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसको इरेज कर लूंगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक, कुछ एग्जांपल के थ्रू हम ये देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं देखूं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था, H2O2 इसका फार्मूला होता है। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने CH4 का, फिर एग्जांपल लिया C2H6 का, और उसके बाद एग्जांपल मैंने लिया ग्लूकोज C6H12O। ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल रहे हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया जो कि एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कितने ऑक्सीजन हमारे कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एक्चुअल नंबर से हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो की बात करूं, अगर मैं यहाँ रेशियो का बात करूं तो ये अगर देखें तो 2:2 का रेशियो, यानी कि मैं इसे सिंपल फॉर्म में अगर लिखूं तो 1:1 में लिख सकता हूं। अगर ये हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि 2:2 का रेशियो है, अगर मैं चाहूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना लिख सकता हूं, 1:1 में लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से CH4 जो है, इसको मैं अगर देखूं तो 1:4 का रेशियो है, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखूं तो ये 1:4 ही आएगा। इस तरह से अगर इसके रेशियो को लिखूं तो 2:6 का रेशियो है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 1:3 का रेशियो आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने 6 हैं, कार्बन भी 6 हैं, 6 × 12:6 का रेशियो, अगर सिंपल फॉर्म में लिखूं तो 1:2:1 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर ये तो हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गए और ये इसके सिंपल रेशियो हो गए, तो अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिखता हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला लिखता हूँ इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा H2O2 का क्या होगा, HA और OBA। HO क्या है हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला हो जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट देखिए ये जो है इसके लिए हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म भी CH4 ही हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हमारा CH4 रहेगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी CH4 रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ग्लूकोज के लिए सिंपलेस्ट फार्मूला यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। मतलब ये एक एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है एक होल नंबर रेशियो में। ठीक है, होल नंबर रेशियो में मतलब ये है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये डिवाइडेड फॉर्म में, मतलब ये अभी फ्रैक्शन में नहीं है, एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तो होल नंबर रेशियो जो सिंपलेस्ट रहता है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, और वैसा फार्मूला जो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने देखा एम्पिरिकल फार्मूला को देखा और मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा। अब अगर हमें पता है एम्पिरिकल फार्मूला तो उनसे कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। अब यहाँ पर n क्या है, n एक नंबर है, एक होल नंबर है, और n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास। इन दोनों फार्मूला को जल्दी से नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन के थ्रू इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला निकल के हमारा, अगर हम मास निकालना चाहें, देखिए n का जो वैल्यू कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, उसका क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे और मॉलिक्यूलर मास में निकालना सीखेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे हम लोग, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास सब कुछ निकालना सीखेंगे और n के बारे में भी सीखेंगे कि n का कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए परसेंटेज में दिया है if कार्बन इज प्रेजेंट, क्या है, किसी भी एक कंपाउंड का अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, कार्बन हमारा प्रेजेंट है, क्या कार्बन इज प्रेजेंट 52.8%, 52.8% हमारा क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, 58.2% एक्चुअली कार्बन प्रेजेंट है, और एंड 13% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट, 13%।
इज ऑक्सीजन, रेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है। इफ द molecular formula if the molecular mass of the compound या molecule is 92, then find the empirical formula and molecular formula। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, कुछ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एंड जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा कंपाउंड का कितना है? 92, ठीक है। देन हमको निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कैसे निकलेगा? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, एंड मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है कंपाउंड का। साथ में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कंपाउंड, हमारे पास कितना कंपाउंड है? मान लेते हैं क्या 100 ग्राम है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग कंपाउंड के मास को, गिवन मास को 100 ग्राम मान लेंगे, ताकि उनको परसेंट के साथ हम लोग कंपेयर कर सके आसानी। तो इस तरह से अगर देखें तो कार्बन कितना प्रेजेंट है? 52.2, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? हमारा 13, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? ऑक्सीजन हमारे पास देखिए कंपाउंड में या तो कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 100 में से अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो बचा वही तो हमारा ऑक्सीजन है। कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 52.2 माइनस 13 कितना निकल जाएगा? माइनस करके देखिए, ये निकलेगा 34.8, ये निकल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 34.8%। अगर अब इनको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? एक टेबल का फॉर्मेशन करना होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं और एक टेबल बनाते हैं इसको सॉल्व करने। इस क्वेश्चन को नोट हो गया होगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है खराब करना। बहुत ही इजी वे में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्या है? हमारे पास एटम है। कौन कौन से एटम प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे परसेंटेज, कितना परसेंटेज है हमारे पास हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना? एटॉमिक मास है एटॉमिक वेट, ठीक है कार्बन का, हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे इसका सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, और उसके बाद हम निकालेंगे रेशियो, ठीक है। क्या निकालेंगे? रेशियो। अब देखिए अगर कार्बन की बात करें तो ये 52.2% है, 52.2%, हाइड्रोजन 13% और ये ऑक्सीजन 34.8%। अगर इसका एटॉमिक वेट का बात करें तो कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन का 1 है, सिंगल 16। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करना है। परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? परसेंटेज हमारे पास दिया 52.2 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 13 डिवाइड बाय 1, और यहाँ आ जाएगा 34.8 डिवाइड बाय 6। तो ये हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर देखिए 12 को अगर 52.2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 टाइम्स हमारा 48 आता है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर इसको मैं सॉल्व करके देखें तो ये आएगा हमारा 4.4 के अप्रॉक्स, और ये तो हमारा 13 ही रह जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 13 ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अगर देखेंगे यहाँ 16 है, 16 को 34.2 करना है तो 16 टू जा कितना होता है? 32।
अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, आपको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू आएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल रेशियो में लेना है। सिंपल रेशियो में लेने के लिए क्या करना होगा, जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू आ रही है इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, उन छोटे वैल्यू से इन सबको आपस में डिवाइड कर देना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2.2। 2.2 से क्या करेंगे, हम इन सबको डिवाइड कर देंगे। 4.4 डिवाइड बाय 2.2, 13 डिवाइड बाय 2.2, और यहाँ पे कितना आएगा, 2.2 डिवाइड बाय 2.2। अब जरा देखिए, अगर मैं 2.2 से 2.2 को डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा, 1 आएगा, दोनों तो सेम ही है। एंड अगर 4.4 से 2.2 को डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2। बट अगर मैं 13 को डिवाइड कर रहा हूँ 2.2 तो कितना आएगा, ये देखिए जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 13, मतलब 2 into 5 करता हूँ तो हमारा 10 आता है, 2 into 6 करता हूँ तो 12 आता है। तो अगर मैं 2.2 से 13 को करूँ, ऑलमोस्ट हमारा जो है 6 आ जाएगा। अगर हम देखें तो 5.9 के अप्रॉक्स आएगा, 5.9, और इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर हमारा सिंपल रेशियो में देखें, सिंपल रेशियो में देखें जो रेशियो आया तो ये 2 आ गया, ठीक है, ये 6 आ गया और ये 1। ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो एम्पिरिकल फार्मूला यहीं से निकल गया। क्या निकल गया, एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे निकला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकल गया, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, हमारे पास था हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर मैं देख लूं तो कार्बन कितना प्रेजेंट है हमारे रेशियो में, 2। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगा, 2। हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है हमारा, हाइड्रोजन है हमारा 6, तो यहाँ मैं 6 लिखूंगा, ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक। मतलब ये सिंपलेस्ट रेशियो में पूरी तरह से प्रेजेंट रहेगा। बट अगर मैं निकालना चाहूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो कैसे निकलेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमने जो फार्मूला देखा था उसको जरा देखते हैं। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या निकालना होगा, n का वैल्यू निकालना। और n का वैल्यू कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास जो कि दिया हुआ है 92 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एंड एम्पिरिकल मास जो मैं निकाल सकता हूं इस पर्टिकुलर फार्मूला से, ठीक है। तो एम्पिरिकल मास क्या निकलेगा, एम्पिरिकल मास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 into 2 है, हाइड्रोजन हमारा 6 into 1 प्लस 16, क्या निकल गया, इसको सॉल्व कीजिए। 2 into 12 कितना होगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 2 into 12 कितना होगा, 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। यहां से हमारा एम्पिरिकल मास कितना निकल गया, 46 आ गया। हमें निकालना क्या, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, जिसके लिए पहले हमें निकालना होगा n का वैल्यू, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक अगर एम्पिरिकल फार्मूला समझने में कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा। वैसे भी जब हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, जब हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं जितना भी चैप्टर में अभी तक पढ़ाया हूं उससे रिलेटेड सारे ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और सारे ही स्टैंडर्ड बुक से होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो प्रैक्टिस सेशन जल्दी ही आने वाली है जैसे ही चैप्टर खत्म होगा। तो अभी जो है कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे ये फार्मूला आया, एम्पिरिकल फार्मूला, कैसे मैंने कौन से फार्मूला को यूज किया। अगर यहाँ तक अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या है। अगर यहाँ से मैं देखूं तो मुझे क्या निकालना है, अब मुझे अब निकालना है n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 92 दिया हुआ था। और एम्पिरिकल मास मैंने अभी अभी निकाला, कितना निकाला, 1 मिनट बाद में, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। n का वैल्यू क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास 92 गिवन था, एम्पिरिकल फार्मूला का मास हमारा निकला 46। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अगर मैं यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में मुझे क्या करना है, n को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना है n का वैल्यू, n का वैल्यू है 2, ये 2 मैं यहाँ पर करूंगा। एम्पिरिकल फार्मूला निकला था h
CH2O और यहाँ तक मैं पुट करता हूँ तो ये निकलेगा C2H4O। C2H4O is the molecular formula of the particular compound। ये हमारा molecular formula निकल गया जो हमें फाइंड आउट करना था। बताइए यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत? जिस भी प्रोसेस से मैंने बनाया इस प्रोसेस को समझने में कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा निकला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए तो ये भी हमारा 92 ही आएगा, क्योंकि इसी के वैल्यू को लेके मैंने बनाया था। तो इसको भी आप देख सकते हैं सॉल्व करके आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है। जब भी हम लोग दो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है तो कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्रिक टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? बहुत कुछ पढ़ा, बट हमारा एक्चुअल कारण क्या है पढ़ने का? हम इस चैप्टर में पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री इज नथिंग बट ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट्री क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें हमारा सब कुछ क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। अब केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं हम? केमिकल रिएक्शन से हम समझते हैं कि हमारा रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। हमारा आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब हमारे पास अगर मैं रिएक्टेंट लेता हूँ A प्लस B, तो ये मिलकर क्या बना रहा है? C बना रहा है। ठीक है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी देखा था। अगर रिएक्शन हमारा 100% हो रहा है कंप्लीट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज हम लोग जानते हैं। आज अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टोइचियोमेट्रिक बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्या स्टोइचियोमेट्री हमें क्या बताता है? तो चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ। हम लोग अगर देखें, एक मिनट चाहिएगा। मेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं इस कॉन्सेप्ट में? हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। किसका? हम लोग क्वांटिटीज का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऑफ क्वांटिटी। हम लोग क्या करते हैं इसमें? क्वांटिटीज का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वांटिटी? मास हो गया। कौन कौन से क्वांटिटीज का हम लोग एनालिसिस करते हैं? मास, वॉल्यूम एंड मोल। ठीक है, इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग एनालाइज करते हैं कि कितना हमारा रिएक्टेंट में रिएक्ट हुआ और कितना हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। बस इस एनालिसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइचियोमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है मोल है। हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है मास, वॉल्यूम, मोल तीनों के ही टर्म में कर सकते हैं, पर मोस्टली हम लोग क्या करते हैं? मोल के टर्म में करते हैं, क्योंकि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ही टर्म में करना सबसे आसान भी है और सबसे बेनिफिशियल भी है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ जानेंगे और उसके बाद हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। मतलब क्या है? मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है वो क्या कर रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्ट में जब हम चेंज करेंगे रिएक्टेंट को, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में इसका मास कुछ रहा होगा, इसका मास कुछ रहा होगा। अब मास में क्या चेंजेस आया? क्या मास सेम है या मास में चेंजेस आ रहा है? इसके एनालिसिस को हम लोग करते हैं
स्टोइकियोमेट्री में। उसी तरह से अगर वॉल्यूम में कुछ चेंज आए वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उस चेंज को भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री में पढ़ते हैं, या फिर मोल में कुछ चेंज आया, नंबर ऑफ मोल में चेंज आया, तो उसको भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके हम तीनों ही एनालिसिस को देखेंगे और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया होगा नोट अभी तक, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पढ़ा कि अगर हमें रिएक्टेंट कितना हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर एनालिसिस किया जाए तो उसको बेसिकली हम लोग इन टर्म में एनालाइज करते हैं, मास वॉल्यूम और मोल के टर्म में। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा मास मास एनालिसिस। पहला क्या टर्म है? मास मास एनालिसिस। हम लोग क्या करने वाले हैं? मास को मास के साथ कंपेयर करके एनालिसिस करने वाले हैं कि रिएक्टेंट में कितना मास है, प्रोडक्ट में कितना मास है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, एक एग्जांपल भी दो। हमारे पास एग्जांपल मैंने क्या लिया? एग्जांपल लिया मैंने पोटेशियम क्लोरेट। ये जो है पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और इसको मैंने क्या किया? हीट करने के बाद ये बना दिया मैंने पोटेशियम क्लोराइड, सॉलिड ही रहेगा ये, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस। अब जरा देखिएगा इस रिएक्शन में कितना मास हमारा फॉर्म हुआ, कितना मास रिएक्टेंट में है, कितना मास प्रोडक्ट में है। इसको मैं एनालाइज करूंगा। और सबसे पहले देखिए इस तरह के मास एनालिसिस में या फिर मोल एनालिसिस में या फिर वॉल्यूम एनालिसिस, कहीं भी कुछ भी एनालिसिस हो, सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि रिएक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब कि जितने हमारे पोटेशियम इस साइड प्रेजेंट है रिएक्टेंट के साइड, उतने ही पोटेशियम हमारे प्रोडक्ट के साइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर इसको बैलेंस किया जाए तो मैं देख सकता हूँ पोटेशियम तो हमारा सेम है, क्लोरीन में हमारा सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की तरफ मैं जब देखता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है जबकि यहाँ हमारा 2 है। तो अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, अगर मैं यहाँ 3 लगाता हूँ तो ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा। अब हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस। तो मास मास एनालिसिस हमें ये बताता है कि अगर मैं रेशियो लूँ मास का, मास ऑफ KClO3 जिसको मैं पोटेशियम क्लोराइड बोल रहा हूँ, इज टू मास ऑफ KCl इज टू मास ऑफ O2। तो ये हमेशा एक सिंपल रेशियो है, हम लोग बोल सकते हैं इस तरह। अगर रिएक्शन जो है वो 100% कंप्लीट हमारा रिएक्शन है तो हम लोग इस तरह से रेशियो ले सकते हैं। मतलब क्या है? अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मास ऑफ KClO3, तो मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ KClO3, पोटेशियम का मास कितना होता है? मैंने कल ही बताया था कितना होता है, 40 होता है, कल बताया था। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। एंड ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना आएगा? 40 प्लस 35.5 प्लस 3 इंटू 60। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट कितना मल्टीप्लाई, जब मैंने इसको बैलेंस किया रिएक्शन तो हमारा कोफिशिएंट 2 आ रहा है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा और ये रेशियो में आएगा कितना? फिर से 2 है हमारा, 2 से मल्टीप्लाई KCl का हमारा मास क्या हो जाएगा? 40 प्लस 35.5। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 32, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सॉल्व करता हूँ तो रेशियो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 122.5। इसको मैं सॉल्व करके देख सकता हूँ। एंड देन यहाँ पर रेशियो में मैं लिखूंगा 2 इंटू 74.5 इंटू इसको 3 इंटू 22। इस तरह से मैं रेशियो में लिख सकता हूँ मास मास एनालिसिस। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट इन द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा मास मास एनालिसिस हो गया, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको परेशानी है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा। क्या क्वेश्चन है? चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जो कि मास मास एनालिसिस में ही
बेस्ड होगा, और पर्टिकुलरली इस रिएक्शन पे मैंने लिया है ताकि समझने में आसानी हो, हम आसानी से इसको समझ पाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, हम लोग कौन से टॉपिक पे ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन जो है मास एनालिसिस के ऊपर ही ले रहे हैं। मास एनालिसिस के ऊपर ही क्वेश्चन लिया जा रहा है। अगर क्वेश्चन का मैं बात करूं तो क्या है, 367.5 ग्राम of potassium chlorate is heated. Find the mass of KCl bond. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने क्या लिखा 367.5 ग्राम प्लस क्या पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या मैं बता रहा हूँ पोटेशियम क्लोरेट, इसको हीट किया जाएगा, गर्म करने में क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक किसमें होगा, पोटेशियम क्लोराइड में होगा और ऑक्सीजन गैस में। और ब्रेक होने के बाद कितना पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पर्टिकुलर रिएक्शन को लिखने होगा। कौन सा रिएक्शन, पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारे पास, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट करने के बाद डिकम्पोज कर रहा हूँ। क्या हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है, ये हमारा सॉलिड है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, और हीट करने के बाद ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस है। ये थोड़ा देर पहले भी हमने इसी का एग्जांपल लिया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये चीज कभी नहीं भूलना है, रिएक्शन क्या होनी चाहिए, फूड पे बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा, यहाँ 2 लगा दूंगा, यहाँ 3, रिएक्शन हो गई बैलेंस। देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है हमारा वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें रेशियो लिखना है किसका, मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों के रेशियो करना है। ठीक है, हमें पोटेशियम क्लोराइड दिया हुआ है और हमें निकालना है KCl, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को रेशियो में लिया। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल मैं ऑक्सीजन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन हमें नहीं निकालना। अगर हम चाहें तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर देखिए मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना है, यहाँ पर हमारा 2 है कोएफिशिएंट में, 2 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना निकला था पोटेशियम क्लोराइड का, अभी अभी हमने निकाला था कितना 122.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। एंड KCl के लिए कितना निकला था, KCl के लिए मैं जानता हूं तो मास हमारा निकला था मॉलिक्यूलर मास 74.5, और कोफिशिएंट आगे में कितना है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, ये हमारा 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये तो हमारा हो गया मॉलिक्यूलर मास जो हमारा रेशियो में आ रहा है इसके लिए, लेकिन हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है 367.5 ग्राम, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, यहाँ से मैं यूज करूंगा 367.5 ग्राम, और KCl के मास को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। KCl के मास को ही तो निकालना है, फाइंड द मास ऑफ KCl फॉर्म। तो KCl के मास को मैं W लिखूंगा, और यहाँ से मैं अगर W के वैल्यू को निकालूं, देखिए W का वैल्यू को अगर मैं यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक है, W का वैल्यू को यहाँ से यहाँ ले गया, तो ये पूरा टर्म जो है नीचे आएगा, और ये जो पूरा टर्म है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो W शुड बी इक्वल टू क्या होगा, 367.5 इंटू 2 इंटू 74.5, ऐसे ही लिखूंगा, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और W के वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, और अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देता हूँ कितना होगा। देखिए इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा, ये हमारा 57.5 इंटू 74.5 आएगा, 27378.5 और डिवाइडेड बाय 122, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 122.5, तो ये हमारा 223.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
223 पॉइंट, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया KCl, ठीक है, ये हमारा KCl निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि ऑल्सो मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, अगर मुझे ऑक्सीजन का भी मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है, वो कैसे निकलेगा। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, 223.5 ग्राम जो है ये आ गया हमारा। अब अगर मुझे ऑक्सीजन में निकालनी है तो यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, रिएक्शन को मैं नहीं इमेज करूँ, रिएक्शन हमारे काम का है फिर, और देखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे रेशियो लेना होगा, हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट का, तो हम लोग पोटेशियम क्लोरेट का मास का रेशियो लेंगे, किसके साथ हमें निकालना है इस बार ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के मास के साथ लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या निकलेगा, 2 इंटू 122.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 32, क्या आ गया 367, तो इसका दिया हुआ था। और इस बार हमको वाटर ऑक्सीजन का निकालना है, उसका हम डब्ल्यू ले लेंगे, सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद डब्ल्यू का वैल्यू क्या आएगा, डब्ल्यू का वैल्यू आएगा 2 और 367.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 122.5, यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंटू 32, और इन सबको जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो W का वैल्यू कितना आएगा, W का वैल्यू आएगा 144 ग्राम। मैंने इसको थोड़ा पहले ही सॉल्व करके रखा है ताकि जल्दी जल्दी हो सके, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 144 ग्राम। ये हम लोग कर रहे हैं मास मास एनालिसिस, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ थोड़ा ध्यान, हमारे पास एक्चुअल मास क्या निकल कर आया, एक्चुअल मास क्या निकल के आया, इसका जो गिवन मास ये हमारा क्या था 367, ये आ गया हमारा 223 और ये आ गया हमारा 144। तो अगर ये रिएक्शन हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं कि 100% कंप्लीट हुई है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या पढ़ा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं इस चीज को इस पे अप्लाई करके भी देखूं तो हमारा मास कितना है 367, और अगर मैं प्रोडक्ट के मासेस को देखूं तो 223.5 को अगर मैं ऐड करूं 144 से तो ये भी हमारा कितना आएगा 367.5 आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये पर्टिकुलर, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास मास एनालिसिस के बाद हम लोग देखेंगे मास वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मास वॉल्यूम एनालिसिस। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, नेक्स्ट जो टर्म है ये है मास वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ तक अभी तक समझने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकंड, इसी में एनालिसिस हम देख रहे हैं क्वांटिटीज का, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। हम लोग देख रहे हैं मास का, वॉल्यूम का और मोल का। नेक्स्ट हमारे पास है मास वॉल्यूम एनालिसिस। समझने में आसानी हो सके इसके लिए मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू इन तीनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं मास वॉल्यूम एनालिसिस कैसे निकालूं, तो मास वॉल्यूम एनालिसिस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ देखूं फिर से वही फॉर्मूला, पोटेशियम क्लोरेट को मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। हीट करने के बाद बन रहा है हमारे पास 2KCl और साथ में 3 ऑक्सीजन गैस, और इसको भी हम लोग ऐड करेंगे।
अगर मैं देखूं मास वॉल्यूम एनालिसिस, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो टर्म, वॉल्यूम टर्म गैस के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो अगर मैं देखूं तो वॉल्यूम हम लोग सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं गैस, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ लिखूं तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एट H2। अब देखिए एसटीपी में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमारा जो वॉल्यूम है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमें वॉल्यूम जो है हमारा ऑक्सीजन गैस का वो एसटीपी में निकाल रहे हैं। क्यों एसटीपी में निकाल रहे हैं, किसी दूसरे टेम्परेचर पे नहीं, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रेशर और टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो सके हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको एसटीपी करते हैं। एसटीपी पे हम लोग जानते हैं कि 1 मोल जो होता है वो होता है हमारा 2.24 लीटर के, 22.4 लीटर के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, 2 × 122.5 डिवाइडेड बाय हमारा मोल्स कितना है, ऑक्सीजन का मोल कितना, ऑक्सीजन का मोल है 3 और 1 मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम चाहें तो रेशियो हम लोग ले सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ मास ऑफ KCl by volume of O2 at H2। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये निकलेगा 2 × 74.5 डिवाइडेड बाय 3 × 22.4 लीटर। ये इस तरह से आ जाएगा मास वॉल्यूम एनालिसिस। इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखेंगे जो मास वॉल्यूम एनालिसिस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक नोट हो गया होगा और यहाँ तक समझने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने सॉल्व किया एंड उसके बाद हम और एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, if 298.5 gram of potassium chlorate is heated, potassium chlorate is heated, find the amount of, find the volume of O2 and H2 in liter। क्या निकालना है हमें, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है एट H2 इन लीटर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए और आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शन। रिएक्शन हमारे पास क्या है, मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार ताकि रिएक्शन में हमें याद हो जाए। हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ये पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन देगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड वॉल्यूम ऑफ ये निकल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो 2 × 122.5 लिख सकता हूँ एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या 3 × कितना 22.4 लीटर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो मास तो हमारा दिया हुआ, मास जो है पोटेशियम दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। 298.5 हमारे पास दिया हुआ है और वॉल्यूम को मैं v मान लेता हूँ और ये v जो है मुझे कैलकुलेट करना है। ये v हम लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 298.5 into 3 into 22.4 divided by 2 into 122.5। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद जो एग्जैक्ट आंसर हमारा आएगा ये आएगा हमारा 81.73, ठीक है। मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके रखा तो ये आएगा 81.73 लीटर।
लीटर में। ठीक है, ये हमारा वैल्यू है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम करते हैं। पहले मास वॉल्यूम एनालिसिस के बाद मोल मोल एनालिसिस को भी देखेंगे एंड देन इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक नोट हो क्या होगा आप लोगों का? ठीक है, यहां तक नोट हो क्या होगा? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और मोल मोल एनालिसिस देखेंगे। यहां तक अगर समझने में कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसके आंसर को पहले ही कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा और बता दिया होगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, अभी तक मैंने जितना ही पढ़ाया, अगर इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था। नेक्स्ट हमारे पास है मोल मोल एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोल मोल एनालिसिस। यहाँ पर हम मोल्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे मोल हमारा यूज होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा स्टोइशियोमेट्री में मोल ही है। हम लोग अधिकतर क्वेश्चन में मोल का ही यूज करेंगे, मास और वॉल्यूम का कम करेंगे। मोल ही जो है हमारा ज्यादा यूज होगा। तो मोल मोल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोल मोल एनालिसिस। अब जरा देखिए, अगर मैं वही पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल मैंने बहुत बार लिया है लेकिन वही बार लिया, तो ये एग्जांपल याद हो गई है। अब देखिए, अगर मैं मोल के लिए इसको रिप्रेजेंट करूं तो मोल के लिए क्या होगा? मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? तो पोटेशियम क्लोरेट के लिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा। इसी तरह से मोल ऑफ KCl क्या है हमारे पास, ये डिवाइड होगा एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड होगा 3 से। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर ये लिया है कि ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये टोटली हीट हुआ है और कंप्लीटली ये रिएक्शन हुआ, मतलब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है 100%। इस केस में हम लोग ये लिख रहे हैं कि मोल जो है हमारा इस तरह से इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को हम लोग और आसानी से समझेंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक नोट हो गया होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक नोट हो गया होगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है आप जो सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच आयरन, हाउ मच आयरन is formed when 1 kg of iron oxide Fe2O3 is reduced। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन जो है मास मास एनालिसिस का है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन कौन से एनालिसिस होते हैं। मैं फिलहाल अभी एनालिसिस के ऊपर ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे आयरन का कितना मच फॉर्म हुआ वो निकालना है, यानी मास निकालना है। तो ये हमारा मास हो गया और यहाँ पे हमारा मास दिया हुआ, यानी कि ये मास मास एनालिसिस हमारा बनेगा। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन को देखूं तो सॉल्यूशन को मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, हमारे पास क्या है, आयरन ऑक्साइड है और ये रिड्यूस हो रहा है। आयरन ऑक्साइड है रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, Fe2O3 जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। रिडक्शन जब भी होता है हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन जब भी होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और बनाएंगे क्या,
Fe बनेगा, साथ में हमारा क्या बनेगा H2O बनेगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। मैंने रिएक्शन लिख दिया है, आप इसे जल्दी से बैलेंस कीजिए और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको बैलेंस करने जाऊं तो यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 3 लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन हमारा 2 है, यहाँ पे आयरन 2 हो गया, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना है 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3। तो हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया। अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये दिया हुआ है 1 kg मास दिया हुआ है, 1 kg मास दिया हुआ है 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो अगर मैं देखूं मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका मास दिया हुआ है, इसके मास दिए हुए हैं, इसके मास को निकालना है, यानी कि इन दोनों को मुझे क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कैसे निकालेंगे, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ आयरन, निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगा, मास ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना है हमारे पास, आगे में कोई कोफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट में लिखूंगा मास। आयरन का मास कितना होता है, आयरन का मास मैंने लिखवाया था कितना होता है, आयरन का मास होता है हमारा 56। तो यहाँ 56 यूज करूंगा, 56 दो टाइम चलेगा, 56 into 2 प्लस 3 into 16, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कीजिए। आयरन यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 से मैं 56 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 112 प्लस कितना आएगा 48 डिवाइड बाय 112 कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 160 आ रहा है क्या यहाँ पर, 160 आ जाएगा, 160 डिवाइडेड बाय 112। तो अगर मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में आगे दिया हुआ कि हमारा वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू है हमारे यहाँ पर वैल्यू है 160 by 112 is equal to mass of फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड कितना दिया हुआ है, Fe2O3 कितना दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 1 kg। तो 1 kg को मैं अगर सॉल्व करता हूँ ग्राम में तो ये आएगा 100,000 ग्राम। और Fe के लिए तो मुझे निकालना है, इसको मैं W मान लूंगा। तो यहाँ से अगर मैं W का वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 1000 into 112 डिवाइडेड बाय 160। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 0 0 कैंसिल, ये हमारा कैंसिल होगा 8 टाइम्स में, ये हमारा कैंसिल होगा 56 टाइम में। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व किया जा सकता है और निकाला जा सकता है कि कितना आयरन फॉर्म हो रहा है। आयरन कितना फॉर्म हो रहा है मैं इससे निकाल सकता हूँ कितना फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसको 4 से कैंसिल करूँ तो ये 28 से कैंसिल होगा, और अगर मैं इसको करूँ तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7 into 100 कितना आ जाएगा 700 ग्राम। मतलब मैंने देखा कि अगर Fe2O3 को मैं रिडक्शन करा रहा हूँ Fe प्लस 3H2O, तो रिडक्शन के बाद ये हमारा 1000 ग्राम और ये हमारा 700 ग्राम बना, यानी कि वाटर कितना बनेगा 300 ग्राम। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग ये निकाल सकते हैं क्योंकि हमने ये रिएक्शन को भी 100% माना था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आयरन को निकाल सकते हैं कितना माना 700। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप लोग को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, if 10 gram of H2 reacts with NH3 N2, what will be the volume, what will be the volume, what will be the volume of NH3 form। हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है जिसका 10 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, N2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वॉल्यूम निकालना। तो अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमें मास दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है,
तो ये मास वॉल्यूम एनालिसिस का सवाल लगता है, क्या लगता है? ये मास वॉल्यूम एनालिसिस से सॉल्व होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले तो रिएक्शन कितना होगा, हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2 ले रहा हूं, हाइड्रोजन ले रहा हूं और क्या बना रहा हूं, NH3। इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के बाद क्या बनेगा, बैलेंस अगर मैं इसको करूं क्या बनेगा हमारे पास, देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो है वहां पर एक, यानी यहाँ पे दो लगाना होगा, और यहाँ पे देखिए 2 into 3 6 हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ H2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NH3 एट H2, ये कंडीशन जो है H2 पे दी हुई है। तो क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 into 2। क्यों 3 into 2? क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन गैस है तो 2 into 1 यानी 2 होगा, तो 3 into 2 होगा। और नीचे मैं लिखूंगा वॉल्यूम कितना है NH3 का, यानी कि 2 into 22.4 लीटर। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो हमारे पास ये 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 दिया हुआ है, और ये हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का और भी मेथड हो सकता है, मैं इसको मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोल का यूज करके बना सकता हूँ, मोल मोल एनालिसिस का भी यूज करके। हमारे पास मास दिए हुए हैं, हम पहले इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बट ये तरीका भी बहुत आसान है, सकता हूँ क्या निकल जाएगा, 6 by 2 into 22.4 10 by v, ऐसा कर v का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ 10 into 2 into 22.4, नीचे बचेगा 6। इसको मैं अगर देखूं तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये मेरा 3 बचेगा, ये 2 टाइम्स है, एंड इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व करने के बाद लिख सकता हूँ क्या, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेवेंटी 4.67 लीटर, ये मैंने कैलकुलेशन किया है अभी अभी, 74.67 लीटर ये वैल्यू आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, अगर मैं इसको भी सॉल्व करके देखिए इसे सॉल्व कर सकता हूँ, आप भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये 74.6, यहाँ तक नोट कीजिए, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा। देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लिमिटिंग रीएजेंट। अब लिमिटिंग रीएजेंट के कॉन्सेप्ट से पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, एक हमारा फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है, एक टर्म है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इसे शॉर्ट में पीओ एसीडी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि मैंने रिएक्शन दिया, एक रिएक्शन दिया, ठीक है, जो हमने अंदर एग्जांपल दिया उसको लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट मैंने दिया, इसको हीट किया, KCl बना था, और साथ में ऑक्सीजन गैस बना, इसको भी हम बैलेंस कर रहे हैं। हमारा रिएक्शन जो है, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो हमारा मोल्स का बात करूं तो मोल ऑफ पोटेशियम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितना पोटेशियम के मोल है उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी पोटेशियम के मोल होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट में है उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ पोटेशियम इन प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान दें, इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, रिएक्टेंट साइड में हमारा पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोरेट में प्रेजेंट है, तो लिखूंगा मोल ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोरेट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं तो पोटेशियम कहाँ प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा मोल ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम
क्लोराइड। अगर मैं आप देखूं तो 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड में कितना पोटेशियम है, यानी कि लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, इस चीज को जरा ध्यान से देखना, पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ पोटेशियम। अब सेम अगर मैं इसी चीज को देखता हूँ प्रोडक्ट के साइड में, जरा ध्यान देना, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर भी 1 मोल अगर मैं लेता हूँ पोटेशियम क्लोराइड का, तो उसमें एक ही पोटेशियम प्रेजेंट है हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली के लिए मैं डबल एल वाई का यूज करता हूँ। एंड 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ पोटेशियम। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, जितने हमारे पास मोल होंगे पोटेशियम क्लोराइड के, उतने ही मोल हमारे पास प्रेजेंट होंगे प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड के, यानी कि मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी इक्वल टू मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये चीज मैं यहां से लिख सकता हूं। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा मैं अगर ध्यान दूं, इस चीज को थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूं, हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा, मोल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मैं अगर इस चीज को लिखना चाहूं तो कुछ इस तरह से लिखा जाए, यहां तक नोट हो क्या होगा, आगे मैं बढ़ता हूं और मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, मोल को अगर मैं चेंज करता हूं मॉलिक्यूलर मास बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और इस साइड में मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनके आ जाएगा, ये भी एक हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट लिखा है मैंने, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये गिवन मॉलिक्यूलर वेट है और ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा और ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ये जो है हमारा फार्मूला, ये हमारा आता है अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी चीज को निकाल सकते हैं और एक तरह नीचे वाला हो गया होगा, नीचे वाला हो गया होगा, मैं इसको ये करता हूं, नीचे अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन के टर्म में भी इस चीज को निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं देखूं ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है, देखो ऑक्सीजन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और क्लोरीन के टर्म में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं ऑक्सीजन के टर्म में निकाल के दिखाऊंगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट should be equal to mole of oxygen in chlorine। अब देखिए ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में क्या काम, रिएक्टेंट तो हमारा एक ही है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड तो पोटेशियम क्लोराइड में है यानी कि मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड contains 3 moles of ऑक्सीजन। ये हमारे रिएक्टेंट की बात हो गई। प्रोडक्ट में अगर देखें तो 1 मोल ऑफ O2 contains 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगर मैं इनको इक्वल करना चाहता हूँ तो जैसे कि अगर देखें यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं 2 into मोल ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, यहाँ तक नोट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं अगर चाहूँ यहाँ लिख सकता हूँ को यूज करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या 2 into मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड शुड बी इक्वल टू 3 into मोल ऑफ ऑक्सीजन। उनके कोफिशिएंट से भी मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इनका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं
तो मैं लिख सकता हूँ क्या है, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर लिख सकता हूँ 2 into molecular weight of by molecular mass of फ्लैश प्रोटीन, जैसा पहले लिखा था, एंड 3 into molecular weight of O2 डिवाइड बाय molecular mass of O2। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से और एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसको जल्दी से एंड हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कितना नोट हो गया? नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, उसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम लोग टर्म है हमारे लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट का क्या मतलब है, ध्यान देना। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, वो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का टर्म। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? अब देखिए रिएजेंट का मतलब क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट जो है हमारा प्रोडक्ट में चाहिए। अब रिएक्टेंट हम लेंगे एक साथ, मान लेते हैं हमारे पास 2 रिएक्टेंट, ठीक है। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है वो आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, सी बना रहा है और साथ में डी बना। अब अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 रेसलर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। मान लेते हैं हमारा जो ए है वो बहुत हट्टा कट्टा है, ठीक है, हमारा जो बी है उसके साथ लड़ाई कर। अब इस लड़ाई में क्या होगा, इस लड़ाई में या तो ए जीत जाएगा या तो बी जीत जाएगा, कोई एक जीत जाएगा और दूसरा जो है वो हार जाएगा। तो हमारा लड़ाई कब तक चलेगा, हमारा लड़ाई तब तक चलेगा कि जब तक इन दोनों में से कोई एक हार नहीं मान लेता। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ने बी को हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया, बी हार गया। ठीक है, ये क्या है, हार गया। मतलब ये हार जाने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, रिएक्ट कर रहा था, बी हार गया, मतलब बी जो है कम अमाउंट ऑफ प्रेजेंट, कम पावर लगा रहा था, कम पावर था उसके पास, बी के पास क्या था, लेस पावर, जिसके कारण वो क्या हो गया, हार गया, लेस पावर। और जैसे ही बी हारा वैसे ही मैच खत्म, जैसे ही बी हारा वैसे ही मैच खत्म, यानी कि मैच और आगे नहीं हो। यानी कि मैच को कौन कंट्रोल कर रहा था, मैच को कौन कंट्रोल कर रहा था, मैच को कंट्रोल कर रहा था बी। जैसे ही बी हारा वैसे ही रिएक्शन खत्म। ठीक है, अब जैसे ही इसके हार के कारण हमारा रिएक्शन खत्म हो गया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम रिएक्शन ले रहे हैं, हमारे पास ए जो है वो रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और बना रहा है हमारा सी और डी। जैसे ही बी खत्म हुआ, जैसे ही ए या बी में से कोई एक खत्म हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कि बी खत्म हुआ, तो जैसे बी खत्म हुआ हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। और रिएक्शन किसके कारण चल रहा था, बी के कारण। जब तक बी था तब तक रिएक्शन हो रहा था, सही या नहीं, हाँ या ना बोलो। जब तक हमारा बी था तब तक रिएक्शन हो रहा था, जैसे ही बी खत्म हुआ हमारा रिएक्शन, यानी कि मतलब समझो, मतलब क्या है कि हमारे रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा था, हमारे रिएक्शन को बी कंट्रोल। तो बी जो है इस टर्म में हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट खत्म, रिएक्शन हमारा खत्म। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग मोल्स की टर्म में बात करेंगे। अब अगर मान लेते हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स ये था, इसका बी था, इसका सी था, इसका डी। अगर इन दोनों को मैं इक्वल ले लेता हूं, पहला केस, केस नंबर 1,
केस नंबर 1 क्या बता रहा है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेंट के मोल्स को इक्वल ले लेता हूं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो इस केस में हमारा क्या है, ए और बी दोनों इक्वली पावरफुल है, दोनों आपस में लड़ाई करेंगे और एक साथ ही हार जाएंगे, यानी कि एक साथ रिएक्शन खत्म होगा, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी का भी यूज करके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट फैक्टर नहीं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस हमारा हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है कि Na इज ग्रेटर देन Nb। यहां पर देखो Na Nb जो है ये लेस है, यानी कि मोल्स ऑफ B जो है ये लेस है, यानी कि B जो है वो कम है, यानी कि B जो है वो कम पावरफुल है। B क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट होने का मतलब क्या है कि बी जो है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, बी के हेल्प के बिना हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि बी जो है जल्दी खत्म हो जाएगा और यही रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। और अगर तीसरा केस हम लोग देख लेते हैं, तो इस केस में हमारा क्या है, एन ए जो है वो लेस है, एन ए जो है वो लेस है, यानी कि ए जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करने का मतलब क्या है कि अब जो है प्रोडक्ट हम ए से कंपेयर करके निकालेंगे, ना कि बी से कंपेयर, और जैसे ही हमारा ए खत्म हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल लेंगे इसके दो, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई परेशानी हो रही है समझने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को जरूर लाऊंगा, उसको समझाऊंगा, और यहाँ तक समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके नोट करने का, जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ केस नंबर सेकंड से, तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ केस नंबर सेकंड लिया, केस नंबर सेकंड लिया, मान लो मैंने रेशियो ले रहा हूँ, मोल्स के लिए टर्म में हम लोग जो मोल का एनालिसिस जब कर रहे थे, तो मोल के एनालिसिस के टर्म में मैं अगर रेशियो लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए हमारा हो जाएगा ये, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा ए इज इक्वल टू मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय और देखिए ये जो टर्म आता है ये तब आता है जब हमारा सारे ही मोल इक्वल होते हैं, बट अगर हम लोग ले रहे हैं कि Na डज नॉट इक्वल टू Nb, तो ऐसे केस में क्या होगा, Na क्या कंडीशन है, Na डज नॉट इक्वल टू, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। अब मतलब क्या है कि इसमें से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, किसी एक का वैल्यू अधिक होगा, किसी एक का वैल्यू कम होगा, तो मान लेते हैं कि हमारा Na जो है वो बड़ा है, Na को मैं ग्रेटर मान रहा हूँ, इस केस में हमारा जो है ये इस तरह से आएगा। मान लेते हैं ए और बी हमारे इक्वल है, ए और बी से मैं कुछ नहीं मान रहा, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ऐसे केस में एन बी जो है इज लिमिटिंग रिलेशन, लिमिटिंग रिलेशन, और अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट का अमाउंट जानना है, तो मुझे क्या करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के हेल्प से निकालना, क्योंकि ए जो है वो तो लेफ्ट रह गया, पूरा खत्म ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि रिएक्शन हमारा हो रहा है, रिएक्शन के दौरान ये एक्सेस में, इसको मैं एक्सेस रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और बी जो है वो हमारा रिएक्शन के दौरान खत्म हो जा रहा है, जिसको मैं लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहा हूँ। तो जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ हमारा रिएक्शन रुक गया, हमारा रिएक्शन रुक गया इन द सेंस कि जितना हमारा बी था उतना ही हमारा सीओडी बना, उतना ही प्रोडक्ट बना। यानी कि मैं अगर यहाँ से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि एन बी बाय बी should be equal to nc by c equal to nd by d, मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी,
ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएक्शन का। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्ट के मास को फाइंड आउट करते हैं या फिर मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो जल्दी से नोट कीजिए, उसका जो एग्जांपल तो पूछा, एग्जांपल लेकर तुमने मैं आगे इसको समझाऊंगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया होगा यहाँ। अब नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और आज की क्लास को, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को भी परेशानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझा है। फिर भी अगर कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है हमारे पास 2.4 ग्राम और इसको मैंने क्या किया है ऑक्सीडाइज किया, मतलब कंबशन किया ऑक्सीजन देकर, और ये लिया था मैंने 3.2, ठीक है 3.2 ग्राम, बनाया मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे ये जानना कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रिएक्शन में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलेगा। अब देखिए मैग्नीशियम तो एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, इसको 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हो गया। अब देखिए जरा अगर मुझे सबसे पहले देखना है तो मोलर रेशियो लेंगे, मोलर रेशियो लेके देखेंगे कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम लोग मोल्स लेंगे, मोल्स ऑफ Mg/, हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसके लिए हमारा मोल्स कितना है, कोफिशिएंट हमारा 2, इन चीज को डिवाइड करके देखेंगे कितना क्या मोल्स अगर देखेंगे हम तो सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे ग्राम दिया, ग्राम नहीं हुए, मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ कितना निकलेगा गिवन मास बाय मोलर मास, कितना निकल गया 0.1। और इस तरह से ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे कितना 32 बाय 32, कितना निकलेगा 0.1, यानी दोनों के मोल्स इक्वल, दोनों के मोल्स इक्वल। अब मोलर रेशियो देखते हैं, मोलर रेशियो के लिए कितना आएगा 0. अगर मैं देखूं यानी कि NMG बाय 2 यानी कि 0.1 बाय 2, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑक्सीजन के लिए तो मैं अगर देखूं तो इन दोनों में छोटा कौन, छोटा वैल्यू हमारा कौन सा है 0.1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक, और यहाँ पर मैंने डिवाइड किया 1, यानी कि छोटा वैल्यू हमारा Mg पहले खत्म हो जाएगा। Here in this particular reaction Mg is limiting reagent, हमारे पास जो वैल्यू दिए हुए हैं उनके बेसिस पे मैंने ये देखा कि Mg हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट है यानी कि Mg के मास को हम लोग कंपेयर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं क्योंकि वो हमारा एक्सेस में बचा, ये एक्सेस हमारा, ठीक है। तो मैं अगर देखूं तो वो Mg/2 शुड बी इक्वल टू, और इसका भी रिएजेंट हमारा 2 है, कोफिशिएंट हमारा 2 है, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जितने हमारे Mg हैं उतने ही हमारे MgO बनेंगे, यानी कि हमारा 0.1 मोल MgO बनेगा, ठीक है। इस तरह से मैं लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके निकाल सकता हूँ प्रोडक्ट कितने मोल बने हैं। अगर मुझे मास निकालना हुआ, अगर मुझे मास निकालना हुआ MgO का मास निकालना हो, कितना मास हमारा MgO है, तो MgO का मास मैं निकाल सकता हूँ, कितना MgO का मास निकाल सकता हूँ। देखो MgO हमारा है, कैसा आ गया, ये हमारा जितना होना है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है गिवन मास मोलकुलर वेट और डिवाइड बाय क्या होता है मास, तो ये हमारा है जितना। तो अगर यहाँ से मैं मोलकुलर वेट निकालता हूँ, मोलकुलर वेट, तो ये आ जाएगा हमारा 40 × 0.1 जो कि आएगा 4 ग्राम। तो यहाँ से मैं अगर इसका मोल्स निकाल लेता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट का मोल 0.1 मोल आ रहा है, तो इसका मास कितना आएगा ये भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने आज बहुत चीजें को देखा, हमने एनालिसिस किया मास 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 वॉल्यूम मोल को, और साथ में हमने लिमिटिंग रिएजेंट के ही टर्म को आज देखा। तो नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को, और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म को,
जिसमें से बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, फॉर्मेलिटी, इन सारे कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। देन हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा जिसमें हम 100 से 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए बच्चों और पढ़ने से भी ज्यादा रिवीजन करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।